हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं रामेश्वर जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरजे विंटेज स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा, यानी राजस्थान ने भी उसके अंदर भाग लिया। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजा का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसान और जनजाति ने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की और बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान के अंदर जागीरदार और किसान के बीच संबंध अच्छे थे। जागीरदार किसान को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेज और राजा के बीच सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। जब अंग्रेज और राजाओं के बीच सहायक संधि हुई तो इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं से कर लेना स्टार्ट किया, वो भी कैसे, नगद में, कैश में। ठीक है, राजाओं ने ये राशि जागीरदारों से ली और जागीरदारों ने किससे वसूली, फिर किसानों से, और सारा बोझ किस पे आ गया, अब किसान पे। अंग्रेज़ों के साथ राजा और जागीरदार ऐशोआराम में पड़ गए और ये भार किसानों पर डाल दिया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। बेगार का मतलब है जागीरदार या राजा जो है, किसान उनके यहाँ पे काम करे और किसान को इसके रूप में कोई भी राशि न देनी पड़े। बिना वेतन के मजदूरी करवाना बेगार कहलाती है। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन स्टार्ट किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला किसान आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। ये लाइन एज इट इज़ पेपर में पूछी जा चुकी है कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किस किसान आंदोलन को जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया, जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान जो थे वो धाकड़ जाति के थे। यह आंदोलन मुख्य 3 चरणों में बटा हुआ था, और जिसका पहला चरण आपके 1897 से 14 तक, और दूसरा चरण 1914 से 23 तक, और तीसरा चरण 23 से 41 तक। अब हम प्रथम चरण की बात करेंगे। 1897 ईस्वी में बिजोलिया का जो जागीरदार था उसका नाम था राव कृष्ण सिंह। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागत ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौमरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौमरी कर की लागत माफ़ कर दी और लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी या तलवारबंदी कर लगा दिया।
अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि राव कृष्ण सिंह ने लगाया था चमड़ी कर, ठीक है। और फिर जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। ये दोनों कर किसने लगाई ये आपको जानना जरूरी है और पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। तो प्रथम चरण का जो संचालन है वो साधु सीताराम दास ने किया था, यह भी पूछा जा चुका है। और उसके सहयोगी के रूप में फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव थे। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। अब आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसी के तहत 1917 में पथिक जी ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक्य लाल वर्मा का साथ भी मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमुना लाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया जाते हैं। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी ज़मीनें पुनः दिलवाई जाती है। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अब देखिए आंदोलन में कुछ महिलाएं भी है जिन्होंने योगदान दिया था, जिनमें आपके अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी जी की पत्नी है और नारायणी देवी वर्मा ये किसकी पत्नी हो जाएगी? माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी। अगला किसान आंदोलन है बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और पथिक के नेतृत्व करने का आग्रह किया। यानी कि किसानों से अब विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि भाई आप बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करें। लेकिन उन्होंने जो है रामनारायण चौधरी को आदेश दिया कि आप बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करें। और पथिक जी का आदेश पाकर रामनारायण चौधरी किसानों का नेतृत्व करते हैं। लंबे समय बाद किसानों और राजा अनूप सिंह, बेगू ठिकाने का जो ठिकानेदार है उसका नाम था राजा अनूप सिंह। और लंबे संघर्ष के बाद किसान और अनूप सिंह के बीच समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने और गांव को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई और बेगार पर रोक लगाई गई। अब यहाँ समझने वाली बात है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। बेगू का ठिकानेदार का नाम क्या था? अनूप सिंह। और मेवाड़ सरकार ने बेगू ठिकाने की जांच के लिए कौन सी समिति को भेजा? ट्रेंच आयोग को। ट्रेंच आयोग को। रूपाजी और कृपाजी धाकड़, इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका दोनों का संबंध भी आपके किससे हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन से। तो ये था आपके बेगू किसान आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर के नेतृत्व में
बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोली चलाई, जिससे घटनास्थल पर नानक भील की मृत्यु हो गई। अनेक स्त्रियां व बच्चे घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अब आपसे पूछे कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसमें प्रमुख नाम आएगा पंडित नैनूराम शर्मा का, जिसमें सहयोगी रूप में रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर भी शामिल थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बूंदी किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है? बरड़ किसान आंदोलन, क्योंकि ये बूंदी के बरड़ स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। 1925 में अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्री और बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। ठीक है, तो ये पूरा हुआ आपके अलवर किसान आंदोलन। इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि अलवर किसान आंदोलन स्टार्ट होने का कारण था जंगली सुअरों द्वारा फसलों का नष्ट करना। और अलवर के महाराजा उस टाइम थे जय सिंह। ठीक है, और एक पूछा जाता है कि नीमूचना हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था, तो अलवर किसान आंदोलन से। और गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से कहा है। किसको? नीमूचना हत्याकांड को। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर लगान की दर कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, परंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसान को आश्वस्त करना पड़ा। लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, प्रति सिंह गोडड़ा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब सीकर किसान आंदोलन से प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनमें से पहला है कि यहाँ के जो ठाकुर थे उसका नाम था कल्याण सिंह। ठीक है, और एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, तो वो आ जाएगा आपके सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता पूछे तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। नेक्स्ट है शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी को किसान ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसऊ, मालासर के किसान ने लगान देने से मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की पैरेमी से पिटाई करवाई। ढूंढलोद के ठाकुर ने भी किसानों पर
अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य के जागीरदार व किसान के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए गए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। अर्थात शेखावटी किसान आंदोलन जो है पूर्ण रूप से जो है सफल ना हो पाया। फिर अन्य किसान आंदोलन देखिए 1945 चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसानों को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए। उसने बंदूक, तलवार और भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हो गए। फिर नेक्स्ट है जनजाति आंदोलन। कौन सा आंदोलन? जनजाति आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया आदि जनजाति प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिण राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। तो प्रश्न आ जाए कि भाई मेवाड़ के राज चिन्ह में किसका चित्र अंकित है? तो भीलों का। जयपुर व आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जनसेवक और समाज सुधारक ने इन्हें जागृत किया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेकार, अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों तरफ घेर कर गोलियां चला दी। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए, घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आपके 1913 में हुआ था। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसान और आदिवासियों को बेगार, लगान और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसीलिए इसे एकी आंदोलन कहा जाता है। एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए। महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को जाता है। फिर नेक्स्ट है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। यह मीणा चौकीदारी करते और बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है वो मीणा जाति से संबंधित है और 1924 में इसको लागू किया गया, जिसमें 12 वर्ष से अगर कोई अधिक मीणा जाति का व्यक्ति है उसको पास के थाने में
हाजिरी लगानी पड़ती थी। नेक्स्ट देखिए, मीणा समाज में व्याप्त बुराई, जरायम पेशा जैसे कठोर कानून को हटाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चला गया। आज़ादी के बाद 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। ये जरायम पेशा कानून का समाप्त कब हुआ? 1952 में, आज़ादी के बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। ये कथन भी आपको याद रखना है। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया और राजस्थान की विभिन्न रियासत में प्रजामंडल का गठन किया गया। पहला है मारवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास ने की। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये भी याद रखना है। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूरचंद, ये पारगी नहीं है, पाटनी है, कपूरचंद पाटनी जमनालाल बजाज के प्रयास से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, यानी ये 1931 में स्थापित हुआ, तो ये सबसे पहला प्रजामंडल आंदोलन था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना आरंभ किया। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। उसके बाद नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी आपके माणिक्यलाल वर्मा ने, और अध्यक्ष बनाया बलवंत सिंह मेहता को। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। फिर नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 के आसपास मगाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल। अभिन्न हरि, तनसुखलाल आदि के सहयोग से पंडित नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा के अंदर नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडल की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां चलती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख जननायक के बारे में, जिनमें पहले हमारे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। ये दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने
1903 में संप सभा की स्थापना की। कब? 1903 के अंदर। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चे बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान का प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने और ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। तो ये थे अपने गोविंद गुरु। उसके बाद है महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म जयपुर के अंदर हुआ। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी, पाली के ये विद्वान थे। वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारी को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व भी सेठी जी को सौंपा गया। तो पूछ ले कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कौन है? तो अर्जुन लाल सेठी। फिर है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। तो चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारठ। और मेवाड़ महाराणा जिनका नाम था फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली जा रहे थे तब इन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखकर दरबार में जाने से रोका था। फिर है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 1919 में वर्धा के अंदर, जो महाराष्ट्र में वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। ये हो गए हमारे विजय सिंह पथिक। उसके बाद है सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चा की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी, यानी इनके मित्र थे गोपाल सिंह खरवा। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई। 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई। ठीक है, तो दामोदर दास राठी का योगदान था कि आर्थिक सहायता इन्होंने प्रदान की। 1921 में राठी जी ने ब्यावर के अंदर आर्य समाज की नींव रखी। तो प्रश्न आ जाए कि ब्यावर के अंदर आर्य समाज की नींव रखने वाले कौन थे? तो आपके कौन हो जाएंगे? सेठ
दामोदर दास राठी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले हैं ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। ये केसरी सिंह बारठ के भाई हैं। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्ष तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये भूमिगत हुए तो ये किस नाम से रहने लगे थे, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अमरदास वैरागी नाम से। ठीक है, जब 27 साल ये भूमिगत हुए तो अमरदास वैरागी नाम से ये भूमिगत रहे थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद है कुंवर प्रताप सिंह। ये केसरी सिंह के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब इनके परिचित आसानाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातना दी गई। तो प्रताप सिंह को बरेली जेल में रखा गया था। साथ ही क्रांतिकारियों के जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड, ठीक है, भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में ही अल्पायु में शहीद हो गए। फिर आपके गोपाल सिंह खरवा, जिनकी बात हमने पीछे की थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति विफल हो जाती है। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नज़रबंद रखा जाता है। यानी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कहाँ पर नज़रबंद किया जाता है? टोडगढ़ के दुर्ग में। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहाँ से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए, तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। इसी के साथ पाठ हो गया हमारा कंप्लीट। और कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। जैसे बेगार, जिसका मतलब होता है बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराया जाने वाला काम। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह। लाग बाग क्या थी? जागीरदार द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। चौरी कर का अर्थ क्या है? जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर। चेतावनी राचुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोस्टे किसने लिखे? केसरी सिंह बारठ ने। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागत ली जाती थी। 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, हमने पढ़ चुके हैं। फिर आपके मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो जय नारायण व्यास ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके मगाराम वैद्य ने। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपने अभिन हरि। ठीक है। अब है खालिस्तान भगत आंदोलन। ये किसने चलाया? गोविंद गुरु ने चलाया था। 1919 में वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट। अब आप पुराने प्रश्नों को पढ़िएगा और आगे की तैयारी जारी रखें। मैं मिलता हूँ एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।